थाना नागल क्षेत्र में बी फार्मा के छात्र को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। छात्र की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, एक छात्र घायल। आपको बता दें, शनिवार दोपहर 3:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचे एसपी देहात सागर जैन ने बताया, थाना नागल क्षेत्र अंतर्गत इंद्रप्रस्थ कॉलेज में बी फार्मा फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा था। परीक्षा समाप्ति के उपरांत जब छात्र बाहर आए तो कार सवार अज्ञात लोग, जो कि स्टूडेंट की यूनिफॉर्म में ही थे, उनके द्वारा एक स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई। जब वहां पर उपस्थित अन्य स्टूडेंट और लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो अज्ञात बदमाशों ने भागते हुए फायरिंग की। उसमें छात्र आशुतोष निवासी थाना भवन को गोली लग गई। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस घटना में एक छात्र आर्यन घायल है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर फॉरेंसिक टीम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जो भी इस घटना में इन्वॉल्व होगा उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। आज थाना नागल को सूचना प्राप्त हुई कि कोटा क्षेत्रांतर्गत एक इंस्टीट्यूट में बी फार्मा फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा था। जब एक स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के बाहर आए तो वहां पर पहले से ही उपस्थित कार सवार कुछ अज्ञात लोग, जो कि स्टूडेंट के यूनिफॉर्म में थे और संभवतः स्टूडेंट ही लग रहे थे, उनके द्वारा इस स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई। जब वहां पर उपस्थित अन्य स्टूडेंट और लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की और इन्हें पकड़ने की कोशिश की अज्ञात बदमाशों को, तो ये भागते हुए उन्होंने फायरिंग की है, जो एक अन्य स्टूडेंट को लग गई है, जिससे घायल अवस्था में उसे यहाँ पर एसबीडी अस्पताल लाया गया, जहाँ यहाँ पर उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। यहाँ पर फॉरेंसिक यूनिट की टीम और उच्च अधिकारियों द्वारा भी यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण भी कर लिया गया। अभी शव का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को सूचित कर दिया गया। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आसपास के कैमरे देखे जा रहे हैं। जो भी इसमें घटना में इन्वॉल्व है उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। एक स्टूडेंट घायल है और एक की दुखद मृत्यु हुई। विकास कार्यों से सहारनपुर की सूरत बदली। महापौर ने 2 वार्डों में किया 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने शनिवार शाम 5 बजे 2 वार्डों में करीब 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली सड़क, नाली आदि विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शहर में हो रहे विकास कार्यों से सहारनपुर की सूरत बदली है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने नगर विधायक राजीव गुंबर एवं महानगर भाजपा अध्यक्ष शीतल बिश्नोई के साथ वार्ड नंबर 24 में सत्युग आश्रम के बराबर वाली गली में सड़क, नाली निर्माण कार्य का सड़क पर गेंती मारकर एवं नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। कार्यों पर करीब 30 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा उन्होंने गुरुद्वारा वाली गली में भी सीवर पाइपलाइन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। महापौर ने वार्ड 50 हकीकत नगर में पानी की टंकी के पास नाले एवं इंटरलॉकिंग टाइल लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस कार्य पर भी करीब 40 लाख रुपए की लागत आएगी। आज वार्ड नंबर 24 के 31 के एसएम कॉलेज से लेकर रेखा बागड़ी जी के मकान तक की सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। लगभग 24 लाख रुपए की लागत से नगर निगम के द्वारा इस सड़क का निर्माण होगा। लगातार नगर निगम सहारनपुर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्य कर रहा है। सब लोग मिलकर, विधायक जी, चाहे विधायक निधि हो और विभिन्न माध्यमों से जो भी निधि इस नगर को मिल सकती है, उसको लाकर इस नगर के एक एक नागरिक के चरणों में समर्पित करते हुए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर निगम द्वारा वार्ड 24, वार्ड 31 में सड़क और नाले का लोकार्पण का काम तथा वार्ड 24 में संत भागवत जी गुरुद्वारे में पानी की पाइपलाइन का कार्य प्रारंभ करा जा रहा है। निश्चित रूप से प्रत्येक वार्ड में जो भी आवश्यकताएं हैं, प्रत्येक क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं, नगर की जो आवश्यकताएं, हम सब मिलकर उन सबको हल करने में लगे हुए हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारा प्रदेश पूरे देश में उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। विश्व के अंदर आज उत्तर प्रदेश के कार्यों को सराहा जा रहा है। मैं अपने समस्त, क्योंकि मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ, अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, अपने समस्त परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार या हमारी नगर निगम सहारनपुर की सरकार, सबका यही प्रयास रहता है संयुक्त रूप से कि अपने नागरिकों के जीवन को कैसे ऊंचा उठा सके। इसी कड़ी में आज वार्ड 24 में सड़क के उद्घाटन के निर्माण कार्य के शुभारंभ के अवसर पर हम यहाँ क्षेत्रवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पुण्य कार्य के लिए बधाई।
इसी भांति हम घूम घूम कर अपने प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में विकास के कार्य को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे बढ़ाते रहेंगी। थाना जनकपुरी पहुंची सपा नेता ने एक व्यक्ति उमंग जैन पर लगाया छेड़छाड़ एवं गाड़ी में टक्कर मारने का आरोप। आपको बता दें, शनिवार शाम 7 बजे थाना जनकपुरी पहुंचे पीड़ित सपा नेता ने एक व्यक्ति उमंग जैन पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप था कि उमंग जैन कई महीनों से उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने उनकी गाड़ी में टक्कर भी मारी है, जिससे उनके साथ एक बड़ा हादसा हो सकता था। पीड़ित का कहना था कि वह कई बार उमंग जैन को समझा चुकी है, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उक्त मामले में पीड़िता ने थाना जनकपुरी पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। थाना जनकपुरी पहुंचे हैं आप, क्या कुछ मामला है, किसकी शिकायत करने के लिए आए हैं? जी कल हम मान्य जी की तरफ से हमें चेक आए थे, तो हम लोगों की 1-1 लाख रुपए से मदद कर रहे थे। पहले हम एक मायरा केस हुआ, आपको पता है, तो वहाँ पे उमंग जैन जी भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ तो उन्होंने मेरे कान में गाली दी मुझे, मैंने उसको इग्नोर किया क्योंकि काफी पुरुष थे। मैं नहीं चाहती कि वहाँ का माहौल खराब हो, क्योंकि मीडिया आप सब भी वहीं थे, आशु भाई की बाइक ले रहे। तो मैं चुपचाप, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कार में जाके बैठ गई थी, मैं कार से उतरी भी नहीं थी। उसके बाद इन्होंने आगे जाके कप्तान साहब के घर के सामने सीधे जाके मेरी गाड़ी में मारा, जिसमें 6 लोग मेरे साथ थे। जिंदा हसन जी सबसे बड़े थे गाड़ी में, और भी 5 लोग मेरे साथ थे। फिर इनकी तरफ से वहां से इशारा, उन्होंने फिर मेरी गाड़ी में दोबारा मारा। और कई बार ये पिछले 5-6 महीने से मुझे तंग कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने कई लोगों को अवगत भी कराया है शहर में। लेकिन मैं यही सोच के हो जाती थी कि मैं महिला हूँ और मैं ना इस बारे में बात करूँ, लेकिन शहर से कई महिलाओं ने मुझे इसके बारे में और बताया, तो मुझे लगा कि अगर मैं ही नहीं आवाज बन सकती तो कोई नहीं बन पाएगा। तो कल मैंने काफी लोगों से बात करके आज मैं कंप्लेंट के लिए आई। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? ये मुझे 1.5 साल से मेंटली टॉर्चर कर रहा है। ये मुझे हर टाइम ये कहता है कि तुम पार्टी छोड़ो, मैं तुम्हें पार्टी में लाया था, मैं सहारनपुर की तैयारी कर रहा था, तुम कौन होती हो पार्टी की तैयारी करने के लिए। तो ये कुछ इस चीज की बात कर रहा है, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं है। टिंकू भाई यहाँ प्रभारी जी खड़ा है, आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये मुझे हर टाइम धमकी देता है, पार्टी छोड़ दीजिए, पार्टी छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगा, और गलत बातें भी करता है। पूरा नाम क्या है और क्या पद है पार्टी में? कुछ भी नहीं है, वो पार्टी का कोई कुछ नहीं है। वो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया? कल देहात विधायक आशु मलिक भी साथ थे, उनको अवगत कराया? वो इस टाइम बाहर है। बताया आप लोगों ने? अभी कुछ नहीं बताया। अभी हमने सहारनपुर में अपने नेताओं से बात की है, सबसे बात करके हम लोग आज यहाँ पहुंचे। थाना मंडी क्षेत्र में गृह कलेश के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, थाना मंडी क्षेत्र में गृह कलेश के चलते एक व्यक्ति इकराम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार शाम 5:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचे पीड़ित परिवार का आरोप था कि मृतक की पत्नी उसको बहुत परेशान करती थी, जिसके कारण इकराम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरा नाम डॉक्टर अकरम, मैं वर्धमान कॉलोनी चिलकाना रोड में रहता हूँ, और ये हमारा बड़ा भाई है मोहम्मद इकराम, जिसकी आज डेथ हुई है। ये डेथ क्या हुई है, इसका मैटर, इसकी जो बीवी थी, काफी लंबे टाइम से इन दोनों का आपस में नहीं बन पा रही थी। काफी लंबे टाइम से इन दोनों के झगड़े चल रहे थे। 1-2 बार हमने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बस यही था कि आज समझा दे, कल को फिर इन लोगों दोनों के झगड़े शुरू हो जाते थे। वो कहती थी कि इसका कहीं रिलेशन है, ये कहता था कि उसका कहीं रिलेशन चल रहा है। कुछ पहले 1-2 साल पहले कुछ चैट वैट भी पकड़ी गई थी इसकी मिसेज की, कि आज के कई पर रिलेशन बने हुए हैं। चलो हमने उसको इग्नोर कर दिया था, उस चीज को हमने छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो इसे छोड़ो, इसका घर गृहस्थी का मसला निमट जाएगा जैसे भी। लेकिन उसके बाद भी ये मामला इसका सुलझ नहीं पाया। ये बाहर मेले करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इसका बिजनेस है। बाहर मेले में जाता था, 2 महीने में 4 महीने में घर पे आता था। पैसे से संपन्न है, कोई दिक्कत परेशानी वाली से बात नहीं है। लेकिन बस जैसे ही घर पे आता था, उसकी मिसेज वह झगड़े शुरू कर देती थी इसके साथ। कल रात भी यही कंडीशन हुई है। जैसे ही परसों घर पे आया, पूरी रात इनका आपस में घर पे झगड़ा हुआ है, खूब बढ़िया करके।
हमें बताया गया सुबह मुझे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, मैं सवेरे नहीं जा सका मिलने के लिए। मैं चलो मैं शाम को इनसे बात करके समझा दूंगा जैसे भी होगा। सवेरे इसकी बीवी लड़के से परेशान करके वो घर से चली गई और सामने एक मकान है उसमें जाके बैठ गई। इसने क्या किया, सर ऊपर घर पे पड़ा रहा। हमारी अम्मा ने से खाना वो नाश्ता वास्ता दिया होगा, नाश्ता करके फिर नीचे आके लेट गया। नीचे से एक रस्सी लेके गया है घर में से। अम्मा ने सोचा हमारी किसी लकड़ी का काम करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, कुछ इसे बांधना होगा, क्योंकि पहले भी ऐसे कई बार कर चुका है कि लकड़ी का सामान बांधने के लिए। अब इसने 1 और सवा बजे के करीब जाके ऊपर लेके चले गए रस्सी को। वहां जाके इसने जो भी किया, फंदा लगाया, कैसे इसने जो भी किया, क्योंकि 4:15 बजे जब अम्मा हमारी गई तो चिल्लाई। छोटे वाला भाई है जो हमारा फार्मासिस्ट है, उसने जाकर देखा तो रस्सी से झूलता हुआ मिला हूँ। मैं फटाफट अपने ऑफिस से निकल के क्लिनिक से भागा, मैंने देखा जाकर तो उसके उस टाइम में डेथ हो चुकी थी, इसके मर चुका था। क्या नाम था इनका? मोहम्मद इकराम, उम्र 40 ईयर्स। शादी कितने साल हो गए? शादी को इसकी हो गई है 16 साल। बच्चे इसकी कोई बच्चा नहीं है। इसकी बीवी ने एक लड़की गोद ली थी, वो तब भी हमने मना नहीं किया, चलो मैंने कहा ठीक है। मिसिस पे इसकी कोई बच्चा नहीं होता था। पहले भी 1-2 बार ये हुआ है कि भाई इसको छोड़ दो, छोड़ना चाह रही थी। 1-2 बार पैसे का भी मामला आया कि भाई कितने पैसे देने, मैंने कहा भाई पैसे बताओ कितने पैसे देने, मैं पैसे दूंगा जितने पैसे चाहिए। लेकिन उसके बाद भी फिर अब अब्बा ने समझा दिया कि यार रहने दो, आपस में जब रहना चाहती है जिस तरह किस तरह, लेकिन कोई मैटर हल नहीं हो पाया है। फिर भी नहीं, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मान लिया इस तरह की औरतें जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कि वो दूसरों के इधर उधर मान लिया मुंह मारती फिर रही है, और इस कंडीशन में अगर वो अपने पति को ये इस तरह टॉर्चर करेंगी, परेशान करेगी, तो वो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं गलत हूं, मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई, मेरे घर वाले गलत है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये गलत है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये औरत गलत है तो, जो इसने किया है। विद्युत विभाग की टीम ने विजिलेंस पुलिस बल के साथ ग्राम हरोड़ा में चलाया सघन चेकिंग अभियान। आपको बता दें, शनिवार शाम 6:30 बजे सहारनपुर मुख्य अभियंता राजेश कुमार एवं अधीक्षण अभियंता शिशिर कुमार, अधिशासी अभियंता संजीव कुमार सहारनपुर के निर्देशन में विद्युत विभाग ने विजिलेंस की टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान बिजली चोरी रोकने के लिए उपखंड अधिकारी अंकित त्यागी कैलाशपुर के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम ने हरोड़ा गांव में एक साथ मिलकर छापेमारी की। कई घंटे चले इस अभियान के दौरान उपभोक्ताओं को मीटर से अलग केबल डालकर विद्युत चोरी करते पकड़े गए लोगों के विरुद्ध विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान बकायेदारों को समय पर बिजली का बिल जमा करने को कहा गया। बिजली जमा। सहारनपुर में अभिनेत्री उर्मिला के घर पर हंगामा, महिलाओं ने ताले तोड़कर किया कब्जा, 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी एवं मानसिक प्रताड़ना का आरोप। आपको बता दें, सहारनपुर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। मुंबई और उत्तराखंड से आई कुछ महिलाओं ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के घर का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। इसके पीछे बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला और हरिद्वार से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के नाम जुड़ा विवाद बताया जा रहा है। मुंबई से आई एक महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उर्मिला सनावर ने उससे करीब 10 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब तक वह पैसे वापस नहीं कर रही है और ना ही फ़ोन उठा रही। महिला ने कहा कि कई साल से वह उर्मिला से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। रेलवे पेंशनर समाज एवं दंत डेंटल केयर के संयुक्त तत्वाधान में रेलवे कॉलोनी पर निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राजरानी डेंटल सर्जन ने 41 सदस्यों का दंत परीक्षण किया, उचित चिकित्सीय परामर्श दिया। उन्होंने वरिष्ठ जनों को दांतों की सुरक्षा के उपाय बताते हुए कहा वह अपने दांतों को सुबह एवं रात को सोने से पहले ब्रश अवश्य करें, ज़्यादा ठंडा, गर्म, ज़्यादा सख्त खाने से परहेज करें। जी सर, किस चीज़ का कैंप है और कितने मरीजों को यहाँ पर? मैं आरसी शर्मा, रेलवे पेंशन समाज का संस्थापक। हम हर महीने के 4 सैटरडे को अपनी मासिक मिलन बैठक आयोजित करते हैं, जिसमें तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिसमें मेडिकल शिविर भी होते हैं, पर्यावरण पर भी कार्यक्रम होते हैं, योगा पर भी होते हैं, स्वच्छता पर भी होते हैं। अनेक प्रकार के हर महीने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में आज एक दंत डेंटल केयर और रेलवे पेंशन समाज के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर लगाया गया है, जिसमें डॉक्टर राजरानी डेंटल सर्जन आज हमारे रेलवे पेंशनर का दंत परीक्षण करके उचित परामर्श दे रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने यहाँ आने वाले हमारे रेलवे पेंशनर्स के लिए अनेक विशेष सुविधाओं की भी घोषणा की है। तो और क्या चाहेंगे, जैसे आगे पर्चे पर फ्री देखा जाएगा या? हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा है कि जिनको भी आज हमने देखा है उनको एक विजिट वहाँ पर फ्री मिलेगी, और जो भी प्रोसीजर होगा या फीस होगी उसमें 20% उन्होंने यहाँ पर कंसेशन की घोषणा की है। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट में किसान मजदूर संगठन ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, दी जानकारी।
आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में किसान मजदूर संगठन ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें उनकी मुख्य मांग थी कि जनपद में घूम रहे आवारा गौवंश को सुनिश्चित संरक्षित किया जाए। जनपद में बजाज गागनौली मिल एवं दया शुगर गागलेडी मिल पर किसानों को गन्ना बकाया तत्काल दिलाया जाए। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह को सुरक्षा प्रदान की जाए। इन मांगों को लेकर धरना दिया गया। धरना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, धरना है अधिकारियों के मनमानी के खिलाफ। अधिकारी बेलगाम हो रहे, अधिकारियों ने सोचना बंद कर दिया कि आज किसान किस परिस्थिति से गुजर रहा। उन्हें सिर्फ मतलब है अपनी कुर्सियों से, उन्हें सिर्फ मतलब है अपनी मलाई मारने से। अधिकारियों को नहीं पता कि आज इस देश के अंदर कितने बेकार हालात किसान के साथ गुजर रही है। मैं आपको बताना चाह रहा कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अभी सरकार एक योजना लेकर आई थी RDSS, उस योजना का टेंडर था L&T कंपनी पे। L&T कंपनी ने उस योजना के तहत लगभग 500 करोड़ रुपए का काम करने का कार्य किया 3 जिलों के अंदर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। तीनों जिलों के अंदर L&T कंपनी ने कार्य किया और लगभग 250 करोड़ से ऊपर का उस कंपनी ने घोटाला करने का काम करा, जिसमें स्थानीय अधिकारी, ठेकेदार, L&T कंपनी के अधिकारी सब सम्मिलित थे। उन सब की मिली भगत थी। जब इस बात का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह जी को पता लगा तो उन्होंने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मुजफ्फरनगर DM साहब के यहाँ पे, और DM साहब ने आश्वासन दिया कि ठाकुर साहब, जिन लोगों ने यह मतलब घोटाला करने का कार्य किया होगा, मैं आपको पूर्ण आश्वासन दे रहा कि उन लोगों पर मैं NSA लगाने का कार्य करूंगा। लेकिन पिछले 1.5 महीने से कोई कार्रवाई DM मुजफ्फरनगर, DM सहारनपुर, DM शामली ने कुछ भी मतलब जांच करने का कार्य नहीं किया। तब ठाकुर साहब को मजबूरी में महापंचायत का ऐलान करना पड़ा। परसों महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, और परसों मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब लगा कि धरातल पर कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा, तो मजबूरी में वहीं पे भूख हड़ताल पर बैठ गए, और उनके समर्थन में कल से हम भूख हड़ताल पर बैठे। मैं प्रिंस राणा महेशपुर, युवा जिला उपाध्यक्ष किसान मजदूर संगठन, भूख हड़ताल पर हूं कल से, और जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भूख हड़ताल पर रहेंगे, मैं भी यहीं भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। पुलिस लाइन में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम ने उत्पीड़न मामले को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, दिया धरना। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे पुलिस लाइन में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम ने उत्पीड़न मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की, जिसमें पदाधिकारी गणों का कहना था कि कुछ दिनों से लगातार सहारनपुर में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जिसमें उत्पीड़न किया जा रहा है। पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ता गणों ने पुलिस प्रशासन को 1 माह का टाइम दिया है कि सभी मामलों का संज्ञान ले, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम परवीन गौतम, भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। क्या मांग मांग तो जनपद सहारनपुर में काफी समय से इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, जिसमें जिला प्रशासन मौन के रूप में बैठा हुआ है। जहां बीजेपी के मंत्री जैसे देवबंद में 2-3 घटना हुई है, एक लड़के को मारकर उसके पैर बांधकर पेड़ पे टंगा दिया जाता है, वो मंत्री के गांव से होता है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। इसी प्रकार साधारणपुर में 2 दिन पहली घटना है, जहां एक जातीय संघर्ष हुआ। जातीय संघर्ष में दोनों की ओर से चोट लगी, दोनों का झगड़ा था, लेकिन एक ही समुदाय के ऊपर गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें निरंतर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, वहां दबिशें दी जा रही है। हमारी मांग यह है कि चोट भी आई है, जिसमें 8 से 10 लोग हमारे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी तरफ से मुकदमा क्यों पंजीकृत प्रशासन नहीं कर रहा है। हमारी मांग ये है कि घटना को अंजाम देने वाला कोई भी, लेकिन लड़ाई दोनों तरफ से, तो दोनों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। एक तरफी कार्रवाई क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि यहाँ के पूर्व MP साहब, उनकी जाति है, देश के अंदर जो जाति का जहर है वही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मैं तो यही मांग करना चाहता हूँ, एक घटना शादी बारात रोकने की 2-3 घटना हो गई, बहुत सारी घटनाएं, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहा है। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, यहाँ से कोई काम नहीं करना चाहता। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जनपद सहारनपुर हो चुकी है। मांग पूरी नहीं होने की बात हमने 1 महीने का पूरा टाइम दिया है। 1 महीने बाद अगर मांग पूरी नहीं होती है, इन सभी मामलों में कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आने वाली 16 जून को जनपद सहारनपुर की पूरी व्यवस्था बंद करने का काम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी करने जा रही है। मेरा नाम सचिन खुराना है, आजाद समाज पार्टी काशीराम से सहारनपुर जिला अध्यक्ष। अभी माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी परवीन गौतम जी ने भी लगभग सारी बातें बताई है। मांग यही है
कि जिस तरह से सहारनपुर जिले के अंदर खास तौर पर इन घटनाओं की बाढ़ आई हुई है, कहीं पर जाति देखकर मारा जा रहा है, कहीं पर धर्म देखकर मारा जा रहा है, और यहाँ का सहारनपुर का प्रशासन जो है वो आंख बंद करके सोया हुआ है। आज प्रशासन को जगाने के लिए पुलिस लाइन सहारनपुर में पहुंचे हैं। जो घटनाएं, जिस प्रकार की घटनाएं लगातार पूरे सहारनपुर के अंदर घट रही हैं, उन घटनाओं पर विराम लगाया जाए तथा जिन लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं उन लोगों को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग इकट्ठा होकर आज यहाँ पुलिस लाइन में पहुंचे। मांग पूरी नहीं होती है तो हम 1 महीने का समय आज देकर के जाएंगे, और 1 महीने में जैसा कि हमारे पार्टी के जो हाईकमान है उन्होंने तय किया है कि सहारनपुर के अंदर हम चक्का जाम करने का कार्य करेंगे, सब सेवाएं ठप करवाने का कार्य करेंगे। अब जून तक मिलेगी टैक्स बिलों में 20% छूट। GIS सर्वे के बिल वित्तीय वर्ष 2024-25 से होंगे लागू। महापौर, आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम 6:30 बजे नगर निगम कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक में चालू वित्त वर्ष के टैक्स बिलों में 20% छूट का समय जून माह तक बढ़ा दिया गया है। लोगों को टैक्स जमा कराने में सहूलियत के लिए शहर में बनाए गए निगम के 3 अन्य जोनल ऑफिसों में 1 सप्ताह के भीतर कैश काउंटर खोले जाएंगे। महापौर डॉक्टर अजय कुमार एवं नगरायुक्त शिपू गिरी ने आय बढ़ाने के लिए सभी भवनों को टैक्स के दायरे में लाने पर जोर दिया। नगरायुक्त ने राजस्व विभाग से कहा कि हाउस टैक्स एवं वाटर टैक्स के अलावा आय के अन्य स्रोतों पर भी फोकस करें। उप सभापति मुकेश गक्खड़ के प्रस्ताव पर तय किया गया कि नए पुराने सभी भवनों पर GIS सर्वे के बिल वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू किए जाएंगे। महापौर ने GIS सर्वे के व्यावसायिक संपत्तियों से संबंधित बिल 100% भवन स्वामियों को वितरित करने के निर्देश दिए। महापौर ने टैक्स की रसीद बारकोड के साथ बनवाने के भी निर्देश दिए। थाना सदर बाजार क्षेत्र में मृतक रेप पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद देने पहुंचे सपा के देहात विधायक इमरान मसूद पर साधा निशाना। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र में मृतक रेप पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए समाजवादी पार्टी के देहात विधायक आशू मलिक शुक्रवार शाम 6 बजे पहुंचे थे। इस दौरान आशू मलिक ने कहा कि हर संभव मदद इस परिवार की समाजवादी पार्टी करेगी। इस दौरान आशू मलिक ने सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर जमकर निशाना साधा, जिसका बलात्कार के बाद जिसकी हत्या कर दी गई थी। बेहद ही दर्दनाक, दुखद और शर्मनाक घटना ये हुई थी। हम लोग अपने लीडर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पहले भी इस परिवार से मुलाकात की थी, और जो कर सकते थे वो आर्थिक मदद भी पहले की थी, और कानूनी रूप से भी जो मदद इस परिवार की कर सकते हैं उस पर इस परिवार के हम लोग साथ हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज इस परिवार की 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की गई, और आगे भी जो सरकारी योजनाओं के तहत, चाहे रानी लक्ष्मीबाई योजना और अन्य, उनके तहत भी जो योजनाओं के तहत इस परिवार की मदद होगी वो आर्थिक भी मदद करेंगे, और जो भी कानूनी रूप से दोषियों को सजा दिलाने के लिए जो मदद करनी पड़ेगी वो भी मदद करने के लिए हम परिवार के साथ हैं। हम आभारी हैं अपने लीडर के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के, जो हमेशा गरीब, मजलूम, बेसहाराओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनके दुख और दर्द में आज जो मदद उनकी पहुंची, हम उसके लिए उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, हमने समझा था पहले भी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। हमने समझा था कि बहुत लंबा वनवास काट चुके हैं, शायद इस वजह से मानसिक संतुलन ठीक ना हो, तो हमने पूरी मदद की, हर जगह मदद की। उन्होंने हमें कहा कि हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। 365 दिन नहीं बीते, वो एहसान कभी किसी का मानते नहीं, एहसान फरामोश है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो वो कह रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है या कांग्रेस पार्टी की सहमति है, इसका संज्ञान कांग्रेस नेतृत्व ले, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने बयानों में ये कहा था। अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में तो कांग्रेस में हैं, लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं, तो ऐसे स्लीपर सेल की पहचान करें। और ये हमारा बयान नहीं है, और ये सब जानते हैं आखिर उनके ऊपर कौन सा ऐसा राजनीतिक दबाव है, कौन सी उनकी मजबूरी है। पूरे देश के
धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों की ये भावना थी कि सांप्रदायिक ताकतों को हराया जाए और सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ा जाए। उन्हीं भावनाओं का हमारे लीडर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा सम्मान किया है और गठबंधन अपनी जगह मजबूती से खड़ा हुआ है। ये कौन होते हैं टिकट बांटने वाले? ये अपने टिकट के लिए दर दर भटक रहे थे, रो रहे थे, ये किसको टिकट दे देंगे? ये इनका जनता, क्योंकि भोली भाली जनता है, उसको गुमराह करना, ऐसी भाषा बोलना, उनको जज्बाती बनाना। एक मैं फिर कहता हूं, इस तरह के लीडर समाज का कोई भला नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ समाज को गुमराह कर सकते हैं और ये गुमराह कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई दबाव है, ये किसी के कहने में आकर के ऐसा कर रहे हैं। तो इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, इन्होंने कहा है कि अब्दुल पिंचर लगाएगा, तो इन्हें बता दें भाई, आपने तो आज तक पिंचर लगाया नहीं। जो अब्दुल पिंचर लगा रहा है, उस अब्दुल के लिए आपने आज तक कौन से कदम उठाए? उनकी शिक्षा का इंतजाम किया, उनके रोजगार का इंतजाम किया। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर बात होगी कांग्रेस की, तो सवाल कांग्रेस से भी फिर पूछे जा सकते हैं। आप चुप क्यों थे हिमाचल में जब मस्जिद शहीद करने के लिए उनका मंत्री बैठा था? आप हमें जवाब देंगे? जब आप यही पार्टी में थे और जनता दल में भी थे, असलम खान साहब को क्या कह के हराया था? इसी कांग्रेस को आप खूनी पंजा कहते थे। आप दल बदलते हैं, जबान बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं, अरे कितना बदलोगे भाई?